नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर आरबीआई से संबंधित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों के प्रबंधन के लिए अम्ब्रेला एंटिटी के लिए रूपरेखा जारी की है। ये अम्ब्रेला एंटिटी खुदरा बाजार के अंतर्गत नई भुगतान प्रणाली या प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और परिचालन करेगी, जिसमें एटीएम, व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल, आधार आधारित भुगतान और विप्रेषण सेवाएं भी शामिल हैं। पिछले वर्ष आरबीआई ने एकाधिकार और संकेंद्रण संबंधी जोखिम की रोकथाम के लिए खुदरा भुगतान के लिए एक वैकल्पिक छत्र संगठन के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दरअसल आरबीआई का ये मानना था कि 60% से अधिक खुदरा भुगतानों को नियंत्रित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अब टू बिग टू फेल की श्रेणी में शामिल हो गया है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एकमात्र अम्ब्रेला संगठन है। आइए अब इस संबंध में आरबीआई के दिशा निर्देशों को जानते हैं। ये इकाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत अधिकृत होगी और कंपनी एक्ट 2013 के अधीन भारत में निगमित एक कंपनी होगी। वे इकाइयां जो भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन हैं, आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। इस इकाई की न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी। ये भागीदार बैंकों और गैर बैंकों के लिए समाशोधन और निपटान प्रणाली के परिचालन के साथ साथ संबद्ध जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करेगी। इसके साथ ही देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास और संबंधित मुद्दों की निगरानी भी करेगी। अगली खबर उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स फंड के धन को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में अंतरित करने की याचिका खारिज कर दी है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स फंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। न्यायालय ने पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ को दो भिन्न भिन्न इकाई बताया है और पीएम केयर्स फंड से एनडीआरएफ में धनराशि के अंतरण के लिए निर्देश देना अस्वीकार किया है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक कोष है, जबकि पीएम केयर्स फंड को कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इसके लेखा परीक्षण की आवश्यकता खारिज कर दी है। पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए किसी भी संस्था और व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये स्वैच्छिक है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया है कि ये बोधगम्य नहीं है कि आपदा आने के पश्चात एक योजना निर्मित की जाएगी। दरअसल मार्च 2020 में स्थापित किया गया पीएम केयर्स फंड एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ये किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के प्रति एक राष्ट्रीय निधि है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन न्यासी हैं। अगली खबर नदी जल विवाद से संबंधित है। पंजाब ने सतलज यमुना लिंक नहर पर जल विभाजन के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को लंबे समय से लंबित इस मुद्दे के समाधान के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच मध्यस्थता करने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान पंजाब ने रावी व्यास नदी के जल की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन करने, जबकि हरियाणा द्वारा यानी सतलज यमुना लिंक नहर को पूर्ण करने की मांग की गई थी। आइए जानते हैं सतलज यमुना लिंक नहर के बारे में। ये सतलज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली 214 किलोमीटर की एक लंबी प्रस्तावित नहर है। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद इसकी योजना बनाई गई थी। इसके माध्यम से हरियाणा को रावी व्यास नदी के अधिशेष जल का औसत वार्षिक हिस्सा प्रदान करना अपेक्षित है। हरियाणा ने वर्ष 1980 में सतलज यमुना लिंक नहर के अपने भाग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था, जबकि पंजाब अतिरिक्त जल की अनुपलब्धता का बहाना बनाकर निर्माण कार्य में विलंब करता आ रहा है। आइए जानते हैं भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए तंत्र। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यिक नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के समाधान के लिए न्याय निर्णयन करने के लिए अधिकृत करता है। अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम 1956। ये अधिनियम किसी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के अधिनिर्णयन के लिए अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है।
अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019। इस विधेयक को पिछले वर्ष ISWD यानी अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम में संशोधन करने के लिए पुनः स्थापित किया गया था। अगली खबर जल जीवन मिशन से संबंधित है। ग्रामीण परिवारों को नल द्वारा जल उपलब्ध कराए जाने के वर्ष 2024 तक के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रगति धीमी है। अभी भारत के 189 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से 51 मिलियन परिवारों यानी लगभग 27% को अगस्त 2020 के मध्य तक पेयजल की उपलब्धता के लिए नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इसमें से 20 मिलियन कनेक्शन पिछले वर्ष जल जीवन मिशन के तहत प्रदान किए गए थे। हालांकि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्वरित दर से इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जहां तेलंगाना और हरियाणा में 80% से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन प्राप्त हैं, वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10% से भी कम परिवार इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। FHTC यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का अर्थ है नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना। आइए अब जानते हैं जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे। योजना के वित्त पोषण से संबंधित समस्याएं हैं। परियोजना को निष्पादित करने के लिए जल आपूर्ति विभागों की निम्न स्तरीय क्षमता है। स्थानीय जल संसाधनों की संभावित उपेक्षाएं शामिल हैं। इसके अलावा जल संदूषण के मूल कारणों की उपेक्षा भी शामिल है। अगली खबर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से संबंधित है। कोविड-19 महामारी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्वच्छ वायु कार्रवाई योजनाओं को बाधित कर रही है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये घोषणा की कि शीघ्र ही 100 शहरों में मिशन मोड के आधार पर एक स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू किया जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसकी प्रगति अभी अत्यंत धीमी है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन और वित्तीय स्लोडाउन के कारण उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्वच्छ प्रक्रियाओं एवं स्वच्छ ईंधन को अपनाकर उत्सर्जन को कम करना कठिन हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत तुरंत कार्य योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में आरंभ की गई प्रदूषण नियंत्रण संबंधी एक पहल है। इसका उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में PM10 और PM 2.5 की सांद्रता को कम से कम 20% तक कम करना है। इस लक्ष्य के लिए तुलना हेतु वर्ष 2017 को आधार वर्ष माना गया है। इसे 102 नॉन अटेनमेंट शहरों में लागू किया जाना है। अटेनमेंट शहर यानी वे शहर जिनका वायु गुणवत्ता मानक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता से निम्न स्तरीय होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के ढांचे के अधीन वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे। वित्तीय प्रावधानों पर स्पष्टता का अभाव है। विधिक ढांचे की कमी है जो कि कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए कोई निवारक नीति नहीं है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। एरिया 2020 यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। ये रैंकिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय शैक्षिक संस्थानों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। ये अन्य पहलुओं के साथ साथ उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक संपदा सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण के लिए समर्थन जैसे मानदंडों पर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का आकलन करती है। इस वर्ष के एरिया रैंकिंग में संस्थानों को 2 विस्तृत श्रेणियों और 6 उपश्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। केंद्र द्वारा वित्त पोषित सर्वश्रेष्ठ संस्थान की श्रेणी में IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का स्थान है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में IIT मद्रास और प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC ने शक्ति जो कि 32 बिट का है और वेगा जो कि 64 बिट का है नाम के 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं।
इस पहल के तहत नवोन्मेषकों, स्टार्टअप्स और छात्रों को इन माइक्रो प्रोसेसरों के उपयोग के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की रणनीतिक और औद्योगिक क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना और आयात पर निर्भरता में कमी लाना है। साथ ही इसका उद्देश्य अप्रचलित प्रौद्योगिकी की समस्या को दूर करना और लाइसेंसिंग व सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे देश में कैंसर के मामले वर्ष 2025 तक बढ़कर 15,60,000 हो जाने की संभावना है। वर्ष 2020 में कैंसर के कुल मामलों में तंबाकू जनित कैंसर का योगदान 27.1% होने का अनुमान है। तंबाकू के सेवन से संबंधित कैंसर के मामले देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पुरुषों में सामान्य रूप से होने वाले कैंसर हैं फेफड़े, मुंह, आमाशय और ग्रास नली के कैंसर, जबकि महिलाओं में सामान्य रूप से होने वाला कैंसर है स्तन और गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स यूट्री का कैंसर। पंडित जसराज ये भारत के एक प्रमुख शास्त्रीय गायक थे। वे मेवाती घराने से संबंधित थे। मेवाती घराना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित एक ख्याल शैली आधारित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना है। मेवाती घराने का नाम राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि इस घराने के संस्थापक इसी क्षेत्र से संबंधित थे। पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वे हवेली संगीत में भी निपुण थे। माली। हाल ही में माली के राष्ट्रपति ने एक सैन्य तख्ता पलट के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। माली पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थलबद्ध देश है। इसका अधिकांश भाग सहारा और साहेल क्षेत्रों में स्थित है। नाइजर नदी इसके आंतरिक भाग से होकर प्रवाहित होती है और देश की प्रमुख व्यापारिक और नौगम्य नदी है। निंजा मानव रहित हवाई वाहन। ये रेलवे स्टेशन, पटरियों और कार्यशालाओं में सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा तैनात एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली है। इसका उपयोग रेलवे संपत्ति का मानचित्रण करने, रेलवे संपत्ति के अतिक्रमणों का आकलन करने, संकटपूर्ण परिस्थितियों में भीड़ की निगरानी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वैक्सीन राष्ट्रवाद। कोविड-19 वैक्सीन के लिए विभिन्न देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य राष्ट्रों को वैक्सीन राष्ट्रवाद के जोखिमों के बारे में सचेत किया है। वैक्सीन राष्ट्रवाद के तहत प्रत्येक देश अपने देश के लिए नागरिकों या निवासियों के लिए खुराक सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। इसके तहत स्वयं के लिए हर राष्ट्र दृष्टिकोण का अंगीकरण करता है, क्योंकि वे निजी कंपनियों द्वारा उच्च मूल्यों पर विकसित किए जाते हैं और प्रभावी रूप से निर्धन देशों के लिए पहुंच को कम करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जब कोई देश अपने नागरिकों या निवासियों के लिए वैक्सीन डोज सुरक्षित करने की कोशिश करता है तो इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।